दोस्तों हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। इसका हम पार्ट 1 पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इस बुक का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। तो उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि माउंटेन्स कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पर हैं, प्लेन्स कहाँ पर हैं, रिवर्स कहाँ पर हैं, कोस्ट कहाँ पर हैं और आइलैंड्स कहाँ पर हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं भारत के फिजिकल डिवीजन्स के ऊपर। भारत के अंदर, जैसा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, भारत के अंदर बहुत सारी भौगोलिक विविधताएं हैं, जिसके अंदर कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर नदियां हैं तो कहीं पर प्लेन्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से इसको क्लियरली देखते हैं कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, रिवर्स हैं, कोस्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं। इस तरीके से पूरे भारत के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं। अभी मेजर जो माउंटेन्स की तरफ अब चलते हैं हम। भारत के अंदर कौन से पर्वत श्रृंखलाएं प्रेजेंट हैं। तो सबसे ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर हिमालयाज प्रेजेंट हैं, ये अपना अरावली रेंजेस प्रेजेंट हैं, ये विंध्याज एंड सतपुरा रेंजेस प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स हैं लगातार, ये नागा हिल्स हैं और ये मिजो हिल्स हैं। इस तरीके से भारत के अंदर बहुत सारी जो माउंटेन्स रेंजेस प्रेजेंट हैं। तो इन्हीं को एक एक करके हम डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। शुरू में देखते हैं हम हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि हिमालय पर्वत को डिटेल्स में देखते हैं। तो हिमालय पर्वत एक ही बहुत ही बड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से बने हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो लेके आया था, जिसके अंदर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव कर रही है ऊपर की तरफ, यानी कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराने की वजह से यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्सेज की वजह से पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत है वो अपना खड़ा हुआ है। और इसके अंदर फोल्ड माउंटेन्स बने हुए हैं और ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि अभी भी साइंटिस्ट बताते हैं कि इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। हिमालय पर्वत को टोटल 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। जो सबसे टॉप पर है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, जिसके अंदर जो वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची चोटियां देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी क्या है, ग्रेटर हिमालय में ही प्रेजेंट है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। नेक्स्ट आता है मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल बोलते हैं, और उसके बाद आती है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां सबसे ज्यादा साउथ की साइड में रहती है। अभी हम इस हिमालय पर्वत को एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले आप ये पिक्चर को देखिए। ये जनरली ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो रेंजेज हैं इनको आप पैरेलल अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं जनरली। तो आप सबसे जो टॉप पर आप बोलोगे ये है काराकोरम रेंज, उसके बाद आती है लद्दाख रेंज, नेक्स्ट आती है जोस्कर रेंज, इसके बाद अपना हिमालय पर्वत जो मैंने डिवीजन्स बताए थे, ये सबसे ऊपर आता है ग्रेटर हिमालय या फिर इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पर आता है हिमाचल या फिर मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं शिवालिक्स, ये सबसे साउथ में पड़ती है। अगर इसको कंपैरिजन करते हैं सबसे टॉप पर, यानी नॉर्थ टू साउथ अगर ऐसे अरेंज करने के लिए आ जाए तो इसको आसानी से आप अरेंज कर सकते हो। सबसे ऊपर काराकोरम, देन लद्दाख, देन जोस्कर, इसके बाद यहाँ पर अपने कैलाश रेंजेस भी प्रेजेंट हैं। इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, फिर लेसर हिमालय एंड देन शिवालिक्स। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हो रखा है। कुछ इस तरीके से इस पिक्चर के अंदर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सबसे टॉप पर ये पामीर नोट है। ये जनरली जब आप आगे जियोग्राफी को डिटेल्स में पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, इसलिए इनको अभी से क्लियर करके चलो। इधर अपना हिंदू कुश है, ये पामीर नोट है, और ये कुल्लून माउंटेन्स हैं। यहाँ पर आपके काराकोरम रेंज आती है, देन लद्दाख, देन जोस्कर, ये तीनों पैरेलल रेंजेज हैं। इसके बाद अपना ग्रेटर हिमालय आता है जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, देन मिडिल हिमालय जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और सबसे नीचे शिवालिक्स आती हैं। यहाँ से टर्न मार जाता है 7 के आकार में, और जो टर्न है इसको हम बोलते हैं पटकाई बूम। इसके बाद यहाँ पर नागा हिल्स आती हैं और यहाँ पर मिजो हिल्स आती हैं। यहाँ तो गारो, खासी, जैंतिया ये हिमालय का पार्ट नहीं है। यहाँ तक ही अपना हिमालय लास्ट तक यहाँ तक फैला हुआ है, जो कि हमारे इंडिया को
म्यांमार से अलग करने का भी काम करता है, एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हिमालय पर्वत को जनरली ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप इसको ओवरव्यू देख सकते हो। आगे चल के हम इनके पीक्स वगैरह और जो मेनली इसको डीप में जाएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे इसके बारे में, तो उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हिमालय पर्वत को। अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि जो इसकी रेंजेज हैं, जो पैरेलल रेंजेज में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, उसी को आप अभी क्लियर कट रख लो कि यहाँ पर कौन सी रेंजेज पैरेलली पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं अरावली हिल्स को देखते हैं। जो अरावली रेंजेज हैं ये क्या है, संसार के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अपनी अरावली हिल्स पड़ती हैं, ये जाती हैं दिल्ली रीजन तक, यहाँ से राजस्थान रीजन से लेके पूरा दिल्ली रीजन तक फैली हुई हैं। इनकी लंबाई ऑलमोस्ट 670 किलोमीटर तक है। ये गुजरात से चलती हैं, नॉट राजस्थान, सॉरी, गुजरात से चलती हैं, गुजरात से दिल्ली तक ये जाती है, जिसमें बीच में हरियाणा और राजस्थान भी पड़ता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि गुरु शिखर है। ये ज़्यादातर जो रेंजेज हैं ये पूरा की पूरी एरोडेड हो चुकी हैं। अभी ये बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, इसी की वजह से ये क्या है, पूरा ऊपर से क्या है, एरोड हो चुके हैं ऑलरेडी। ये एक डेजर्ट बैरियर की तरह भी काम करती है, यानी कि ये एक नेचुरल बैरियर है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो भारत है, यहाँ पे आपको पता ही है डेजर्ट फैला हुआ, अपना थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो ये अरावली रेंजेज इस मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती हैं, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ग्रीन बेल्ट है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो मरुस्थल है आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी की वजह से इनका बहुत ज्यादा अहम रोल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम विंध्या एंड सतपुरा रेंजेज की तरफ। ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 6 में, कि ब्लॉक माउंटेन्स किस तरीके के रहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स में क्या रहता है, ये सपाट रहते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर जो रिफ्ट वैलीज बनाते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं पिक्चर के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे ये विंध्या पर्वत है और ये सतपुरा पर्वत है। इसके बीच से दो नदियां जाती हैं, इनको हम रिफ्ट वैलीज बोलते हैं। यहाँ से दो नदियां जाती हैं इनके दोनों के बीच से, जिसमें रिफ्ट वैलीज बनाते हैं। जो ऊपर वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा रिवर, और उसके सबसे नीचे है, इसको बोलते हैं तापी रिवर। ये जो दोनों रिवर्स हैं, ये दोनों ऐसी रिवर्स हैं इंडिया की जो कि अरबियन सी में जाके गिरती है। नहीं, ज्यादातर जितनी भी जो रिवर्स हैं अपनी इंडिया की, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं ज्यादातर जितनी भी नदियां हैं। लेकिन ये दो ऐसी नदियां हैं केवल जो कि अपना अरबियन सागर है, जो यहाँ पर अरब सागर है, उसके अंदर जाके गिरती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर विंध्या पर्वत है, यहाँ पर सतपुरा है। इनकी दोनों के बीच से जो नदी निकल रही है इसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। इनके अंदर जो ब्लॉक माउंटेन्स है अपने विंध्या पर्वत एंड सतपुरा पर्वत, इनके अंदर सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और वॉल्केनिक रॉक्स देखने के लिए मिल जाती हैं। ये ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट में फैली हुई है अपने इंडिया के अंदर, यानी कि ये जो रेंजेज हैं यहाँ पर अपना ईस्ट रीजन है, यहाँ वेस्ट है, तो इस तरीके से फैली हुई है ईस्ट वेस्ट। जब हिमालय पर्वत भी ईस्ट वेस्ट ही फैला हुआ पूरा। तो अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स को, जो कि हमारे कुछ इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। ये हो गया वेस्टर्न घाट, यहाँ पर हो गया अपना ईस्टर्न घाट। ये पूरा का पूरा दक्कन प्लेट्यू यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। जो वेस्टर्न घाट है इसको हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर लंबी दूरी तक फैला हुआ है, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, ये सारे के सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इस घाट के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये घाट क्या रहते हैं। घाट कुछ नहीं, ये कुछ माउंटेन रेंजेज प्रेजेंट रहती हैं हमारे इंडिया के अंदर। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर पूरा का पूरा माउंटेन रेंजेज इस तरीके से बनी हुई हैं, और ये ईस्टर्न घाट है। इस माउंटेन रेंज के बाद भी अगर हम सी साइड में चलेंगे, यानी कि समुद्र की साइड में चलेंगे, तो अपने कोस्ट देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे गैप्स बने हुए हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा माउंटेन है जो कि पूरे इसको ब्लॉक करके रखे। इसके अंदर बहुत सारे गैप्स बने हुए हैं, यानी कि कहीं पर ये पहाड़ है तो कहीं पर नहीं है, बीच में इसमें इस तरीके से गैप बने हुए हैं। तो ये गैप कहाँ कहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का पाल घाट गैप है जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच में है, और एक गोवा गैप है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। इन गैप्स की मदद से ही हम इसमें असेस कर पाते हैं और पहाड़ों पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे जो रास्ते हैं वो कनेक्टिविटी है जो वो अच्छे से हो जाती है इन गैप्स की वजह से ही। उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो यहीं पर ही मिलती है, यानी कि जीव जंतु, फौना एंड फ्लोरा जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं रीजन्स में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद इसमें मानसून का भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये जो पहाड़ है जब भी मानसून आती है अपनी, तो यहाँ से अरबियन सी से आती है। तो आपने सुना ही होगा केरल के अंदर सबसे पहले मानसून आती है। तो यहाँ से जब ये एंटर करती है इंडिया की तरफ, तो यहाँ से मानसून की 2 ब्रांचेज में चेंज हो जाती है, यानी कि एक तो जाती है इधर जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और ये
एक ब्रांच इधर चलती है जिसको हम बोलते हैं अरबियन ब्रांच। जो ये अरबियन ब्रांच है, ये जो अपना वेस्टर्न घाट है, ये एक पहाड़ी तो है एक तरीके का, तो यहाँ पे जब जाके टकराता है ये मानसून, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी की वजह से केरल के अंदर जो कोस्टल जो रीजन्स हैं, जो अपनी वेस्ट साइड के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिल जाती है। जैसे केरल हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी रीजन्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसी की वजह से ये मानसून के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स निकलती हैं, यानी कि ये माउंटेन रेंजेज है, यहाँ पर बारिश तो होती है ही सबसे ज़्यादा। इसी की वजह से जो बड़ी बड़ी जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं, वो सारी की सारी यहीं से निकलती हैं। जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तंगभद्रा हो गया, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो यहाँ से निकल के यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जाती हैं, यानी कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना पानी गिराती हैं। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं, यहाँ से बहुत छोटी छोटी रिवर्स भी निकलती हैं जो कि वेस्ट में जाके यानी कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। जैसे कि पेरियार हो गया, सरवती हो गया, मांडवी हो गया, जुरारी हो गया। इस तरीके से बहुत सारी जो नदियां हैं वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग भी है यहाँ से, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं। ये बहुत छोटी रिवर्स होती हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं यहाँ पर, ये बस खाली वेस्टर्न घाट से अरबियन सी में जाके गिर जाती है। जबकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जो इधर की साइड में जाएंगी, यहाँ से निकल के इस तरीके से यहाँ पे गिरेंगी बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये बहुत लंबी दूरी तय करती हैं और पूरे साउथ इंडिया के अंदर पानी की सप्लाई करती हैं। अब हम देखते हैं ईस्टर्न घाट्स को। ईस्टर्न घाट्स इतने ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं है जिस तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाइट भी ज़्यादा है वेस्टर्न घाट्स की, और इतने ज़्यादा कटे भी नहीं है, इसमें गैप्स तो हैं लेकिन बहुत कम गैप्स हैं। वहीं ईस्टर्न घाट की अगर बात करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस माउंटेन्स है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं है कि रेगुलर माउंटेन्स नहीं है। और ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं वो आके गिरती हैं। जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी बताया कि यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं और इस तरफ आके गिरती हैं, उनकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गैप बन जाते हैं और वो पूरा का पूरा जो माउंटेन्स थे उनको एरोड कर चुकी होती हैं वो नदियाँ, जिसकी वजह से ये क्या है, पूरा का पूरा जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पर पूरे बड़े बड़े गैप्स बन चुके हैं और ये कंटिन्यूअस माउंटेन्स नहीं रहे हैं। ईस्टर्न घाट फैला हुआ है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ज्यादा जो फैला हुआ है ये 40% आंध्र प्रदेश के अंदर आपका ईस्टर्न घाट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं 25% उड़ीसा के अंदर और 25% ही तमिलनाडु के अंदर। देन 5% तेलंगाना के अंदर फैला हुआ है और 5% कर्नाटक के अंदर भी ये ईस्टर्न घाट देखने के लिए मिल जाता है। बहुत सारी जो रिवर्स हैं जैसे कि मैंने बताया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी रिवर्स यहाँ पे आके अपना गिरती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप बन चुके हैं। अभी हम अदर माउंटेन रेंजेस की अगर बात करते हैं तो गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं जो कि मेघालय के अंदर प्रेजेंट हैं। कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पर गारो है, फिर खासी है, देन जयंतिया हिल्स प्रेजेंट है। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे यहाँ पर गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं नागा एंड मिजो हिल्स, जो कि मैंने शुरू में ही आपको दिखा दिया था नागा एंड मिजो हिल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हैं और यहाँ पर नागा हिल्स हैं और यहाँ पर मिजो हिल्स हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा जो अपना माउंटेन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब चलते हैं प्लेन की तरफ। इंडिया के अंदर नॉर्थन इंडियन प्लेन्स के नाम से जानते हैं, जो कि हिमालय की साउथर्न साइड में पड़ते हैं, यानी कि हिमालय पर्वत हमारे टॉप पर है, उसके नीचे अपना पूरा का पूरा नॉर्थर्न प्लेन पड़ते हैं। क्योंकि हिमालय से बहुत सारी जो नदियां हैं वो निकलती हैं और वो पूरा का पूरा जो डिपॉजिट्स हैं वो लेके आती हैं और पूरा का पूरा जो सॉइल है उसको नॉर्थर्न प्लेन के अंदर छोड़ देती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले वाले जो वीडियो में आप जा सकते हो उसके अंदर भी देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से नदियां एरोजन करके पूरे पहाड़ के छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इन सब चीज़ों को लेके आती हैं, जिसको हम एल्यूवियल बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो एल्यूवियल्स हैं ये इसको पूरे के पूरे को लेके आके जब ये प्लेन्स में आती हैं नदियाँ तो स्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतना जो पत्थर और मिट्टी को ये साथ में लेके नहीं चल सकती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो भी एल्यूवियल जो डिपॉजिट्स रहते हैं उनको ये क्या है इधर उधर छोड़ती चली जाती हैं। इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा अपना प्लेन्स बने हैं। और सबसे जो बड़े प्लेन्स हैं वो है गैंगटक एंड ब्रह्मपुत्रा वाला जो प्लेन्स है इंडिया का। जो गैंगटक जो प्लेन्स है वो गंगा रिवर के चारों तरफ बना है और ब्रह्मपुत्रा वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है उधर बना हुआ है। तो इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे ये गैंगटक प्लेन्स हैं और ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है, यहाँ से चाइना से आके इधर मुड़ जाती है, यही मिलके बनाती है ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये नॉर्थर्न प्लेन के नाम से जानते हैं पूरे के पूरे को। इस एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से
जो नॉर्थन प्लेन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, यानी कि फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, उपजाऊ भूमि बनती है। इसी की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी कि जब इंडिया की अगर बात करते हैं तो सबसे मोस्ट पॉपुलस अगर जगह है तो ये पूरे नॉर्थन प्लेन्स हैं अपने। नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो अपना थार डेजर्ट है ये यहाँ पर फैला हुआ है, कुछ पाकिस्तान का रीजन भी इसमें इंक्लूड है और कुछ इंडिया का भी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अरावली हिल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती है। ये जो थार डेजर्ट है यहाँ पर पूरा का पूरा रेत वगैरह देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर बहुत गर्मी भी रहती है। और यहाँ पर जो वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है पूरा रेत है और डेजर्ट का मतलब ही वो रहता है जहाँ पर कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं हो। इसके बाद आता है दक्कन प्लेट्यू, जिसको हम दक्कन का पठार भी बोलते हैं हिंदी में। ये नॉर्थन प्लेन्स के बाद आता है साउथ इंडिया के अंदर। ये ट्रायंगुलर शेप का है यानी कि त्रिभुज आकार का है। इस पिक्चर के अंदर आप देख पाओगे क्लियरली इसको। ये अपना दक्कन का प्लेट्यू है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ऊपर गैंगटिक प्लेन है और यहाँ पर डेजर्ट है। इस तरीके से इसकी बाउंड्री बनती है दक्कन प्लेट्यू की। ये पूरा का पूरा जो दक्कन का पठार है इसके अंदर बहुत सारी जो ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है और सबसे ज़्यादा जो माइनिंग है यानी कि जो प्रीसियस मेटल्स वगैरह जो निकलते हैं इसी रीजन से निकलते हैं। इस दक्कन के पठार के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स भी हैं, यानी कि छोटे छोटे जो पहाड़ी भी हैं और बहुत सारी जो नदियां हैं वहाँ यहाँ से निकलती हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट से जितनी भी जो नदियां जाती हैं वो पूरा का पूरा दक्कन प्लेट्यू से होते हुए ही ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं और यहाँ पर जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर आपको मैं बता दूं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों घाटों के बाद आता है कोस्टल प्लेन। यहाँ पर बिल्कुल एक नैरो स्ट्रिप रहती है जो कि समुद्र से डायरेक्ट अपना कॉन्टैक्ट रखती है। इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये प्लेन एरियाज ही रहते हैं, यहाँ पर कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं रहता है और ये पूरा का पूरा डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है पानी के में। इसी की वजह से इन रीजन्स में सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। अगर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा पतला है और ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पर बहुत सारी जो नदियां हैं वो गिरती हैं और गिरने के बाद डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि अपना गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये बहुत ही खूबसूरत डेल्टा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन भी देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर डिफरेंट तरीके की एनिमल्स हैं। एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, बंगाल टाइगर्स वगैरह भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। अभी आता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। हमारे देश के अंदर जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी विविधता है। अभी आइलैंड्स भी हैं हमारे देश के अंदर, यानी कि जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये दो द्वीप समूह हमारे देश के अंदर मिल जाते हैं। जो कि लक्षद्वीप की अगर बात करें तो ये आपको मिल जाता है अरब सागर के अंदर। इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कोरल्स के द्वारा बनाया हुआ जो द्वीप समूह है इसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। और यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप है अपना अरब सागर के अंदर। तो इस तरीके से चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।